गुड डे गर्ल्स। अपनी पिछली क्लास में हमने गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन के बारे में यानी सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड लिनन्स के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने कुछ वस्त्र जो पहनने के अतिरिक्त हमारे घरों में दैनिक जीवन में काम में आते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, जिसमें चादरें, बेड कवर्स, तकिए के कवर या पिलो कवर्स, टेबल कवर, टेबल नैपकिन, इनके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना था। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य जो आपके हाउस होल्ड वस्त्र हैं, जो गृहोपयोगी वस्त्र हैं, उनके बारे में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला है तौलिया। तो तौलिए कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो तौलिया जल और नमी को अवशोषित करने के लिए तौलिए का उपयोग किया जाता है। इसलिए तौलिए में नमी अवशोषित करने की क्षमता और गुण का होना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तौलिए साधारणतः टेरी वस्त्र से निर्मित होते हैं, जिसमें लूपदार बुनाई की जाती है। लूप होने से ही तौलियों में अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए तौलिए में जितने अधिक लूप होंगे उतनी ही उसकी अवशोषण क्षमता अधिक होगी। लूपदार तौलियों को ही सबसे उत्तम माना जाता है। तौलियों में जो बुनाई का प्रयोग होता है वो होता है पाइल बुनाई। तो पाइल बुनाई से निर्मित तौलिया सबसे श्रेष्ठ किस्म का होता है, और ट्विल बुनाई से निर्मित तौलिया भी अच्छा होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आपका पाइल बुनाई वाला होता है। तौलिए की गुणात्मकता और अवशोषकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हम ये निर्भर होती है? सबसे पहला है लूप की लंबाई और संख्या पर, यानी लेंथ एंड नंबर्स ऑफ पाइल लूप्स। लूप होने से तौलिए का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है और इसी से उसकी अवशोषण क्षमता भी अधिक हो जाती है। इसमें रॉएं नरम और बिना ऐंठन के होते हैं, अतः बच्चों के लिए भी यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो वो हानिकारक नहीं होते। कुछ तौलियों में लूप की लंबाई अधिक होती है और एक लाइन सूती रेशों के लूप की और दूसरी लाइन लेनन से बनी होती है, और ऐसे तौलिए घर्षण के लिए या रगड़ के लिए अच्छे माने जाते हैं। दूसरा जो गुण है वो है इसका बुनाई की सघनता, यानी डेंसिटी ऑफ वीव्स। तो लूप उठाने से पहले आधारीय बुनाई ट्विल अधिक मजबूत होती है। सादी बुनाई और बास्केट बुनाई में मजबूती अपेक्षाकृत कम होती है, और इनके जो लूप होते हैं वो आसानी से खिंच जाते हैं। इसलिए हमको कौन से लूप होने चाहिए उसमें? ट्विल बुनाई से किए हुए या सादी बुनाई से किए हुए। तीसरा जो है वो है सूत की मजबूती, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न। एक सूत का तनाव सामर्थ्य अधिक रखा जाता है। साथ ही लूप के सूत एवं आधार वस्त्र के सूत में बराबर का संतुलन रखा जाता है। कई बार दो सूत को बिना ऐंठन दिए समानांतर स्थिति में एक ही छिद्र से लूप में डाला जाता है, जिससे तौलियों की मजबूती बढ़ जाती है। एक और इसका जो गुण होना चाहिए वो है इसकी सेल्वेज या किनारी। तो तौलिए की दोनों किनारी समान और मजबूत होती है, और यह आवश्यक है कि भराव में लगाया गया सूत किनारी की बुनाई में भी उपस्थित हो, जिससे तौलिया टिकाऊ बना रहता है और उसके धागे उसमें से नहीं निकलते। नेक्स्ट है इसमें धागे के प्रकार। तो सूती, लिनन, रेयॉन आदि रेशों में नमी और आर्द्रता साथ ही अवशोषकता का गुण उनमें रहता है, अतः इन्हीं रेशों से बने हुए तौलिए उत्तम रहते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे तौलियों के गुणों की। अब हम बात करते हैं प्रकार की, यानी तौलिए कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और जो हमारे दैनिक जीवन में रोजाना हमारे काम आता है वो है स्नान के लिए उपयोग में लाया गया तौलिया, जिसको हम बाथ टॉवल भी बोलते हैं। ये तौलिए सुंदर, आकर्षक, रंगीन होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही साइड में रॉय उठे रहते हैं, और इनको हम वेलर टेरी कहते हैं। वेलर टेरी। ऐसे तौलिए नर्म, हल्के और अधिक अवशोषण की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए इनका उपयोग बच्चों के लिए भी किया जाता है। बाथ टॉवल अनेक साइज में उपलब्ध रहते हैं।
जैसे 20 बाय 40 इंच का, 20 इंच और 40 इंच, और एक होता है 22 बाय 44 इंच का तौलिया, जिनको हम मध्यम आकार का कहते हैं, मीडियम साइज के। और परिवार के सभी सदस्यों को यही साइज ज़्यादा उपयुक्त भी लगती है और पसंद भी उसी को किया जाता है, क्योंकि इन्हें हैंडल करना ईजी है। लेकिन जो बड़े तौलिए होते हैं, जो सबसे बड़ा तौलिया होता है वो होता है 24 बाय 46 इंच का या 32 बाय 64 इंच का। अब जितना बड़ा होगा उतना ही उसका वजन भी अधिक होगा, और जितना तौलिया बड़ा है उतना ही भारी भी होगा और रोएदार भी होगा, तो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यानी उसको हैंडल करना और उसको धोना और सुखाना, ये सब एक इनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह इन द सेंस कि उसकी मेंटेनेंस काफ़ी हमें दिक्कत हो जाती है। तो हमको मीडियम साइज़ के तौलियों का उपयोग हमको करना चाहिए, जिसमें ऊपर जो हमने जितने भी गुणों की बात करी वो गुण अगर उसमें हैं तो हम उसमें मध्यम साइज़ के जो तौलिए हैं वो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। और साधारणतया जो हमारा इसका उपयोग है कि हमको इससे शरीर पर उपस्थित नमी को हटाना है या नमी अवशोषकता का गुण जिससे उसमें होना चाहिए, तो वही पर्पस हमारा यहाँ पर भी पूरा होना चाहिए। लपेटने के लिए, ओढ़ने के लिए तौलियों का उपयोग यदि हमें करना है तो हमको उसमें अतिरिक्त बड़े साइज जो है आपकी 32 बाय 64 इंच या 24 बाय 46 इंच की, तो उनका उपयोग करना होगा। ठीक है। दूसरा है हाथ पोंछने के लिए तौलिए, हाथ या मुंह पोंछने के लिए, जिनको हम हैंड टॉवल्स बोलते हैं। हाथ पोंछने के तौलिए साधारणतया 16 बाय 26 इंच के या 18 बाय 36 इंच के होते हैं। रोएदार होने के साथ वजन में ये हल्के होते हैं, जिससे इनका उपयोग सरलता से किया जा सकता है। हक्का बैक या हनीकॉम्ब बुनाई डॉबी लूम पर की जाती है और ये तौलिए बिना रोए के होते हैं। कई बार इनका उपयोग हम बाथ टॉवल के स्थान पर भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो तौलिए आते हैं वो होते हैं डिश पोंछने वाले तौलिए, जिनको हम डिश टॉवल कहते हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डिश पोंछने वाले जो तौलिए होते हैं वो अन्य तौलियों की तरह ही इनमें नमी और जल को सोखने की विलक्षण क्षमता होती है, और ये बर्तनों पर उपस्थित जल को या नमी को सोख लेते हैं और स्वयं भी बहुत ज़्यादा गीले नहीं होते। डिश पोंछने वाले तौलियों का चयन करते समय हमें इनकी मजबूती, इनका टिकाऊपन, दृढ़ता और कोमलता पर ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि ये तौलिए हमारा एक बहुत बड़ा सहायक है किचन के अंदर। रोएदार और कड़े तौलिए से जिसकी ऊपरी सतह पर कई बार जैसे रोए निकल आते हैं या गुठलियाँ निकल आती हैं, वे तौलिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, क्योंकि ऐसे बर्तन, कांच के बर्तन जब हम पोंछते हैं तो ये उनके ऊपर चिपक जाते हैं और बर्तन साफ नहीं दिखता। रंगों की जहाँ तक बात है तो डिश पोंछने वाले तौलिए हमको हल्के रंगों में लेने चाहिए। वाइट कलर के हम इसमें नहीं लें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि अगर हम सफ़ेद रंग के लेते हैं तो वो शीघ्र ही मैले हो जाएंगे और वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इनके अंदर हमको सिर्फ अवशोषकता का गुण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और जो तौलिया होता है वो कहलाता है किचन टॉवल्स, यानी रसोई में काम आने वाले तौलिए। तो अन्य सभी तौलियों की भांति रसोई में काम आने वाले तौलिए के चयन में भी हमें मजबूती, रचना की सघनता, टिकाऊपन और अवशोषकता के गुण को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इसकी धुलाई और सफाई सरल होनी चाहिए। दाग धब्बे शीघ्रता से छूट जाए ऐसा तौलिया होना चाहिए, और जो शीघ्रता से सूख जाए, ये गुण भी उसके अंदर होना आवश्यक है। रसोई में काम आने वाले तौलिए अनेक आकार और प्रकारों में मिलते हैं। ये आकर्षक रंगों में और सुंदर डिज़ाइनों में आपको उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट में। इनका प्रयोग रसोई के काम के बीच में, जब हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, बार बार हम हाथ धोते हैं, तो हाथों को पोंछने के लिए किया जाता है। तो बार बार हम गीले हाथ इनसे पोंछते हैं तो इसमें नमी सोखने का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही इनमें नमी उन्मुक्तता का गुण भी होना चाहिए। नमी उन्मुक्तता यानी इनमें से नमी वापस शीघ्र ही दूर हो जानी चाहिए, ताकि ये शीघ्रता से सूख जाए और हमारे रीयूज करने के काम आए। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले तौलियों का रंग और आकार व्यक्ति की रुचि और पसंद पर निर्भर करता है। इनमें छोटे तौलिए होते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि अगेन जो मेंटेनेंस है वो उसमें इजी हो जाती है।
इनके लिए जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है वो अगेन सेम है, कपास के, लिनन के, रेयॉन या इन तीनों रेशों के मिश्रित धागों से भी इन तौलियों का उपयोग ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इन तीनों रेशों में मजबूती, टिकाऊपन, अवशोषकता और ये गुण इनमें पाए जाते हैं। तो ये हैं तौलिए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड लिनन है या हाउस होल्ड वस्त्र है। इनके बाद में जो आता है वो है सबसे पहले आपका पर्दे, है ना, जिनको कर्टेन्स बोलते हैं, पर्दे और ड्रेपरी। ये एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट वस्त्र है जो हमारे सभी के घरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम पर्दों की बात करते हैं तो पर्दे कमरे की सौंदर्यता के लिए और एकांतता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ पर्दे वायु प्रदूषण और प्रकाश से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कमरे की रंग योजना का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पर्दे कई प्रकार के होते हैं, खिड़की से सटे हुए आधी ऊंचाई तक लगे रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी उपयोगिता एकांतता या प्राइवेसी प्रदान करने के लिए अधिक होती है। इसके ऊपर पर्दे पैलमेट्स या रॉड्स से लगे रहते हैं। आपने देखे होंगे पैलमेट्स, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पट्टा सा लगा रहता है, उसके पीछे आप इनको स्ट्रिंग की सहायता से या रॉड की सहायता से पर्दों को टांग सकते हैं। साधारण तौर पर पर्दों की लंबाई खिड़की में 2 फीट और दरवाजों पर 2.5 फीट की होती है। औपचारिक हॉल या बैठक में सभी पर्दे अर्थात खिड़की और दरवाजों के पर्दों की लंबाई जमीन तक रखी जाती है। साथ ही कई बार पैलमेट कवर भी लगाए जाते हैं। इनकी शोभा बढ़ाने के लिए इनमें झालर या प्लीट्स भी एडिशन इन पे कर दिया जाता है। बड़े पर्दे या ड्रेपरी को दिन के समय एक तरफ समेटकर किसी डोरी से या बंधक से बांध दिया जाता है। कई बार शयन कक्ष में नाजुक जालीनुमा पर्दों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे पर्दे दोहरे होते हैं, एक पर्दे पर दूसरा पर्दा जाली का लगा रहता है। पर्दे सफ़ेद, सिंपल, रंगीन, धारीदार, बेलनुमा, प्रिंटेड, फूलनुमा हो सकते हैं, फूल के प्रिंट वाले हो सकते हैं, और हैंडलूम के सूती पर्दे इनमें सबसे अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन पर्दों में से हवा पास हो सकती है, गुजर सकती है। साथ ही साथ हैंडलूम के जो पर्दे होते हैं वो वजन में भारी होते हैं, तो वो अच्छी तरह से लटकते हैं। हालांकि यदि आप आज मार्केट में जाएंगे तो हमें कई प्रकार के पर्दे, जिनमें उसके में जो प्रयोग होने वाला वस्त्र है उसका प्रकार बदल गया है, और हमको एक्रिलिक के, पॉलीफाइबर के पर्दे आपको बाजार में मिल जाएंगे। और इनका प्रचलन इसलिए अधिक होता जा रहा है क्योंकि इनकी मेंटेनेंस ईजी है। इनको धो और साफ करके आप इनका वापस प्रयोग कर सकते हैं। इन पर्दों का रख रखाव क्योंकि बहुत ईजी होता है और लंबे समय तक इनमें आकर्षण बना रहता है। ग्लास फाइबर से बने पर्दे जो होते हैं वो अग्नि और जल अवरोधक होते हैं, और इसलिए इन पर्दों का उपयोग बाथरूम और रसोई में किया जाता है। पर्दों को व्यवस्थित और आकर्षक रूप देने के लिए कई बार प्लीट्स, प्लेन प्लीट्स या बॉक्स प्लीट्स की सहायता से इनकी सिलाई की जाती है, और इनको टांगने और सरकाने के लिए खींचने की डोरी, पट्टी और रॉड हमको बाजार में मिल जाती है, जिसका हम प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, अपने बजट अनुसार कर सकते हैं, और इनका उपयोग रंग योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। जहाँ तक ड्रेपरी की बात है तो पर्दे और ड्रेपरी में थोड़ा सा अंतर होता है, अतः इसलिए इनका उपयोग भी अलग अलग रहता है। पर्दे खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते हैं, बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ ही हिस्सा ढका रहता है। सामान्यतः ऐसे पर्दे को ऊपर और नीचे दोनों ओर डोरी में पिरोकर बांध दिया जाता है। डोरी का मतलब वो वायर की होती है, मेटल डोरी होती है, स्प्रिंग जैसी, उसके ऊपर हम हाफ खिड़की के ऊपर इसको यूज़ करते हैं। और जो ड्रेपरी होती है वो पूरी खिड़की को ढकती है, और इसीलिए इसको पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है।
कभी कभी जो ग्लास की जो खिड़कियां होती है, कांच की जो खिड़कियां होती है, उनको ढकने के लिए इनकी लंबाई फर्श तक भी रखी जाती है। तो आपने देखे होंगे आजकल जो खिड़कियां हैं उनकी भी लंबाई अधिक हो गई है। तो आपको बाजार में जब हम लेने जाते हैं तो आपको 7 फीट के भी पर्दे मिल सकते हैं और 4 फीट के पर्दे भी मिल सकते हैं और 9 फीट के पर्दे भी मिल सकते हैं। तो जो बिल्कुल क्योंकि खिड़कियों की लंबाई अधिक है तो आपको पर्दे की लंबाई भी निश्चित रूप से अधिक लेनी होगी। तो अगर 7 फीट की खिड़की है तो 2 फीट नीचे तक लटकाने के लिए 9 फीट के पर्दे आपको चाहिएंगे। यदि आपकी खिड़की 5 फीट की है तो आपको उसमें 7 फीट के पर्दे चाहिए होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो पर्दों और ड्रेपरी दोनों को 2 खंडों में करके यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दरवाजे या खिड़कियों पर टांगा जाता है ताकि इन्हें दोनों साइड्स में आसानी से खिसकाया जा सके। बड़े पर्दे या ड्रेपरी को आवश्यकतानुसार और इच्छानुसार एक और समेट कर भी हम किसी डोरी या रिबन से बांध सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो मुख्य उपयोग में एक तो प्राइवेसी को बनाए रखना, दूसरा आपके कमरे की सुंदरता को बढ़ाना और तीसरा जो है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि ये वायु, धूप और प्रकाश से हमारी सुरक्षा करती है। तो जैसे यदि आप एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में हम चाहते हैं कि बाहर की वायु अंदर नहीं आए, तो हम पर्दे डालकर वायु का आवागमन रोक सकते हैं। इसी प्रकार से साउंड का भी हम इसमें साउंड अवरोधक के रूप में, ध्वनि अवरोधक के रूप में भी हम भारी पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा क्या पर्पस है, जिस पर्पस से हम खरीद रहे हैं वो पर्पस हमारा उन पर्दों से पूरा होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हमें पर्दों की खरीदारी करनी चाहिए। अगर पर्दे की खरीदारी यूटिलिटी की दृष्टि से की जानी है यानी उसकी उपयोगिता के अनुसार की जानी है तो उन्हें क्रय करते समय इनकी प्रयोजन से अनुकूलता को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्थात पर्दे जिस भी खिड़की या दरवाजे पर लगाए जाएं वहां के लोगों को वायु, धूप, प्रदूषण आदि और वर्षा से उनकी रक्षा की कर सके। और इसीलिए हमको वस्त्र कैसे चाहिएंगे? मोटे, भारी, सघन रचना के और पक्के रंग के। पर्दे का रंग जो है वो धूप या वर्षा से प्रभावित नहीं होना चाहिए और वे धूप को अवशोषित भी नहीं करने चाहिए। तो इसी प्रकार से हमको रंग का चयन करना है। अगर पर्दे का उपयोग तेज हवाओं से बचाव करने के लिए किया जा रहा है तो भी हमको मोटा और भारी कपड़ा लाना होगा। और यदि बारिश की बौछार से बचाना है तो हमको वाटरप्रूफ पर्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। बाथरूम में जैसे इसके लिए हम शावर कर्टेंस लगाते हैं तो ये प्लास्टिक नुमा होते हैं, प्लास्टिक का इसके अंदर अंश रहता है और ये पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। तो पानी जो है वो इनसे टकरा करके अंदर ही रहता है और बाहर की तरफ फैलता नहीं है और इसीलिए ये जल अवरोधक का कार्य करते हैं और लगातार जल के संपर्क में आने पर भी ये अप्रभावित रहते हैं। और बहुत सारे सुंदर रंगों में डिज़ाइन के अंदर ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जहाँ तक इनकी धुलाई की मेंटेनेंस की बात है तो इनको हम बार बार नहीं धोते हैं। इनको हमको 2-3 महीनों में एक बार इनकी धुलाई होती है, कई बार 6-6 महीने भी हम इनका जो क्लीनिंग है उसको करने के लिए हम इतना समय भी ले सकते हैं। लेकिन वस्त्रों का चुनाव जो है वो हमें इसी प्रकार का करना चाहिए कि उनमें सिकुड़न ना हो, आसानी से धुलने वाले हों और पक्के रंग के हों। इन्हें खिड़की अथवा दरवाजे के माप से बनाया जाना चाहिए और इनको में ये ध्यान रखना, अगर सिकुड़ने वाले पर्दे होंगे तो अगर आपने माप से बना लिए तो वो छोटे हो जाएंगे और वो बड़े भद्दे से लगेंगे, आपको उसके ऊपर सूट भी नहीं करेंगे और फिट भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमको एक उसमें इसका एक तरीका ये है कि हम इसके अंदर पर्दों की जब हम सिलाई करें तो उनमें हम उसमें मार्जिन रख लें। 2 से 3 इंच की मार्जिन अगर हम उसमें रख लेते हैं तो अगर वो श्रिंक भी हो जाते तो उन्हें वापस खोल करके हम उसको अपने खिड़की के नाप का बना सकते हैं। तो ये बात हुई पर्दों की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें दरी या कारपेट्स की। तो इनका चयन करते समय रंग, आकार, उपयोगिता, रख रखाव, टिकाऊपन और सौंदर्यता को ध्यान में रखना चाहिए। दरी और कालीन का निर्माण ऊन, कपास, नायलॉन, जूट, कॉयर, पॉलिएस्टर जैसे रेशों से होता है।
गर्म प्रदेशों में ऊन और बालों से बने कालीन या नमदे कमरे को गर्माहट प्रदान करते हैं। इसके विपरीत स्टोन या पत्थर के फर्श पर दरी या छोटे रग या कालीन का उपयोग सर्वोत्तम रहता है। औपचारिक व्यवस्था में, फॉर्मल सेटिंग में दीवार से दीवार तक यानी वॉल टू वॉल कालीन या दरी का उपयोग होता है। तो जैसे आपने होटल्स वगैरह में देखा होगा कि पूरे रूम में वॉल टू वॉल कारपेट बिछा रहता है। लेकिन घरेलू उपयोग में हमें इस प्रकार के कालीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे को रोज़ उसमें सफाई करनी होती है, झाड़ू लगाना होता है और ये मिट्टी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमको छोटे कालीन का उपयोग घरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकतर स्थानों में तापक्रम गर्म रहता है और साथ ही इनको उठाकर झाड़ने वाले कृत्रिम रेशों से बने जो कालीन होते हैं उनका प्रयोग करने पर उनको धोना भी सरल होता है। छोटे कालीन के अतिरिक्त हम पलंग से उतरने के स्थान पर या सोफे या कुर्सियों के समूह के बीच में भी आने जाने के स्थान पर या कमरे के बीच में गोल आकृति का कालीन लगा सकते हैं, जिससे कमरे में क्षेत्र विभाजन हो जाता है और हमारा कमरा बड़ा दिखने लगता है। दरी और कालीन की मजबूती और टिकाऊपन कालीन के रौं की ऊंचाई और बांधने की मजबूती पर निर्भर करती है। पाइल या रॉय अधिक सघन होने से कालीन अधिक टिकाऊ और मजबूत रहता है। आजकल मशीन द्वारा निर्मित कालीन अधिक मजबूत और धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। दरी और कालीन को दीर्घायु बनाने के लिए इनके उचित संरक्षण और देखरेख की आवश्यकता होती है। सप्ताह में यदि हम 2 बार उनको वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लेते हैं तो वो उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। कालीन और दरी पर दाग लग जाने पर उनको हमें तुरंत साफ कर देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि पूरे कमरे में कालीन बिछाए, यानी अगेन जो वॉल टू वॉल कालीन की हम बात कर रहे हैं, तो कालीन पर रखे जो फर्नीचर हैं तो उससे वह भाग दब जाता है और इसीलिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार का जब हम कालीन का उपयोग कर रहे हैं तो हम समय समय पर कमरे की व्यवस्था में परिवर्तन करें, अन्यथा जो खुला भाग है वहाँ से तो रंग उड़ जाएगा और जो फर्नीचर के नीचे आया हुआ भाग है वहाँ पर रंग बना रहेगा। तो हम अगर थोड़े थोड़े दिन में अगर व्यवस्था बदल देते हैं फर्नीचर की तो अपने आप से वो भी चेंज हो जाएगा और पूरे इसमें आपको स्टेन्स की या धब्बेदार कालीन की जो समस्या है वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये है